नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने नेपाल का संसदीय समिति के विधायक और समन्वयक पहुंचे हैं। तो साथ ही देहरादून में नेपाल से आई संसदीय समिति के सदस्यों ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच के संबंधों में मजबूती लाने पर चर्चा की। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नेपाल की कई कमेटियां आ चुकी हैं। उन्होंने यहां बहुत कुछ देखा और अपना अनुभव साझा किया है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारा पुराना रिश्ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने ये देखने के लिए चर्चा की कि हमारे संबंध और मजबूत हों। सीमावर्ती क्षेत्रों और आपसी हित की परियोजना पर चर्चा की गई है। वहीं डेलीगेशन के लिए एक सदस्य ने कहा कि नेपाल और भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा भारत के साथ सदियों से रिलेशन बना हुआ है। चूँकि यहाँ पर हमारे वन विभाग से संबंधित वित्त विभाग, अर्थ समिति, उनकी बहुत सारी समितियाँ उनकी आई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर देखा है, अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं, साझा किया है और उनको भी लगता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है। एक ऐसा भारत बन रहा है जिसमें उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। और जहाँ तक हमारे नेपाल की बात है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, भाईचारा का रिश्ता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों का रिश्ता है। हमारा रिश्ता और अच्छा बने, मैंने भी उनसे इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की है। जो हमारे सीमांत का क्षेत्र है, हमारा धारचूला से लेकर उधम सिंह नगर तक का जितना बॉर्डर है, उस बॉर्डर के संबंध में चर्चा की है और हमारे बेहतर संबंध उसके संबंध में चर्चा की है। बहुत सारे जो हमारे ड्राई पोर्ट से लेकर कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिससे दोनों राष्ट्रों को फायदा होने वाला, उन सभी के बारे में भी चर्चा हुई। तो देश का रहन सहन, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, एक पड़ोसी देश है, इसलिए ये दोनों देश, छिमेकी देश का ये जो संबंध है, सदियों से एक असल छिमेकी राष्ट्र के रूप में नेपाल और भारत है। ये रिश्ता को प्रगाढ़ बनाने के लिए ये हमारा दोनों देश का ये राजनीतिक भेंट है, क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश जुड़े हुए है, सीमा बहुत जुड़े हुए है, सीमा का भी समस्या है, वन्य जंतु आरक्षण का भी संभावना बहुत है। दोनों देश मिलकर सीमा समस्या का भी समाधान करना पड़ेगा, संरक्षण का भी समाधान करना पड़ेगा, भौतिक पूर्वाधार डेवलपमेंट के बारे में भी सहयोग के माध्यम से नेपाल और भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, आर्थिक समृद्धि के बारे में कैसे आगे बढ़ाना है। हमारा जो संबंध है, ये रिलेशन है, सदियों का रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है भारतीय नागरिक और नेपाल के नागरिक के बीच एक आत्मीय संबंध है। ये आत्मीय संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देश के ये जो राजनीतिक। तो उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन रामदास एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल परिवहन मंत्री ने आज देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने यात्रियों से बात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही बस स्टॉप की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान आईएसबीटी पर फैली अवस्थाओं को लेकर मंत्री चंदन रामदास ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश देते हुए 3 दिन में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जब से मुझे परिवहन मंत्री का दायित्व मिला है, मैंने रोडवेज परिवहन निगम की समीक्षा की है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कोविड की वजह से, कई अन्य वजह से रोडवेज घाटे में है, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, पेंशन नहीं मिल रही हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि जब तक रोडवेज की स्थिति ठीक ना हो, रोडवेज की हम इनकम न बढ़ा सकें, तब तक रोडवेज की स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि 105 करोड़ रुपए की धनराशि अभी जारी हुई है, उससे कुछ हम घाटा पाटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कब तक सरकार देगी? हमारे पास संसाधन बढ़ाने के हैं, हमारे पास हैंड्स हैं, अच्छे ड्राइवर हैं। तो हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत बुशरा खंडा पुनर्गठन पंपिंग योजना का शिलान्यास किया है। तो वहीं
बता दें कि 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना को 2052 तक पानी की समस्या से निजात मिल पाएगी। साथ ही 1 वर्ष के अंदर इस योजना को पूरा किया जाना है। इससे 8 गांव का पानी को लाभ मिलेगा और इस दौरान बुशराखंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने ढोल दमाऊ बजाकर और माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना से 2 विधानसभा मसूरी और धनौल्टी के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय से पूर्व इस योजना को पूरा किया जाए ताकि पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। पेयजल निगम के अभियंता सुभाष चंद्रा ने इस योजना को लेकर बताया कि यह योजना 1 वर्ष के अंदर पूरी कर ली जानी है और इसके लिए सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। गांव ही साथ ही यहां पर काम की गुणवत्ता को लेकर भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या ना हो। सर ये बुरासखंडा पंपिंग योजना के नाम से है और 802 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है और 1 साल में इस योजना को पूरा किया जाना है। और इसमें 8 राजस्व गाँव हैं जिसमें से दो डिस्ट्रिक्ट है, 2 विधानसभाएं हैं, मसूरी और धनौल्टी, जिसमें से 4 गाँव राजस्व गाँव हमारे टेहरी के हैं और 4 राजस्व गाँव हमारे रायपुर ब्लॉक के देहरादून के हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन है 3344 के लगभग पॉपुलेशन इसकी बेस ईयर की है और जो 30 साल के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है 2052 तक इसकी पॉपुलेशन है 4465 और 1 साल में हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और कार्य भी पूरा गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करेंगे, आश्वस्त करते हैं हम आपको और योजना जल्दी पूर्ण करके जनता को आज लगभग 9 करोड़ की लागत से बुरासखंडा पेयजल योजना का शिलान्यास हमने किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हर घर जल हर घर नल का नारा दिया। उस योजना के तहत ये काम शुरू हो रहा है। अधिकारी को मैंने निश्चित किया कि 1 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए और इसको बनने के बाद 8 गांव व 35 लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार मुंडीधार पनियाला के लिए भी 7 करोड़ 57 लाख रुपए हमने स्वीकृत कर दिया है। शीघ्र भी उसका शिलान्यास होगा, क्योंकि देखिए एक बार व्यक्ति बिना बिजली के रह सकता है, बिना पानी के, बिना सड़क के भी रह सकता है, लेकिन बिना पानी के दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक हर काम में पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना। तो 4 धाम यात्रा शुरू होने में महज 26 दिन शेष रह गए हैं। बावजूद इसके अभी तक 4 धाम यात्रा की तैयारियां दुरुस्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तारीख पर तारीख दिए जाने के बावजूद अधिकारी धरातल पर काम करके दिखाने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने नगर निगम के सभागार में संबंधित अधिकारियों के विभागों के साथ अधिकारियों की बैठक की और इस दौरान 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से एक करके फीडबैक लिया गया। मौके पर पिछली बैठक के दौरान दी गई तारीख बीतने के बाद भी कई अधिकारी दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरने पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही इस पर गढ़वाल आयुक्त ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। खास तौर पर एनएच और बीआरओ के आपसी सामंजस्य की कमी भी देखने को मिली है। गढ़वाल आयुक्त ने 15 दिनों में संबंधित विभागों के अपनी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी भी दी, यदि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले नहीं मिली और किसी अधिकारी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, पिछले माह जब हमने बैठक की थी तो 31 मार्च तक का समय, लगभग 1 माह का समय, 1 माह से अधिक का समय दिया था। तो कुछ विभागों की स्थिति अभी चिंताजनक थी, तो हमने आज फिर उनको सचेत किया है कि वो जल्दी से अपने कार्य में लगें और आपसी समन्वय से ये कम से कम 20 अप्रैल तक। सर ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, यात्रा बहुत पीक पे चलना है, टेम्परेरी पार्किंग या किस तरह व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पार्किंग की कठिनाई है ऋषिकेश में, लेकिन जहाँ जहाँ अभी हमारी बातचीत हुई है पार्किंग में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उस पर भी एक अभियान चलाया जाए। इसके अलावा वहाँ पर जो नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट से विधायक देवान सिंह बिष्ट ने आज मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से स्वीकृत 163 पात्रों को 17,92,000 रुपए के चेक बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वितरित किए। इस दौरान विधायक देवान सिंह बिष्ट ने कहा कि ये चेक आचार संहिता के कारण रुके हुए थे, इसलिए इन्हें आज वितरित किया गया है। तो वहीं बिष्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार का लक्ष्य है कि पात्र परिवार को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
विवेकाधीन को मुख्यमंत्री विवेकाधीन सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता, क्योंकि आचार संहिता के कारण चेक रुक गए थे। तो आज पुनः उन चेकों का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। तो सरकार की योजनाएं जो गरीब व्यक्ति है उसको आर्थिक कई चीज़ें समझने के बारे में। तो ऋषिकेश में डीआरडीओ के अस्पताल की सेवाएं खत्म होने के बाद भड़के कर्मचारियों ने त्रिवेणी घाट पर कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान सरकार से उनकी नौकरी फिर से बहाल करने की मांग की गई। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने डीआरडीओ के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। जयेंद्र रमोला ने कहा कि सरकार बनने के बाद लगातार रोजगार की चुकाई युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस हर पीड़ित के साथ खड़ा है। अगर डीआरडीओ के कर्मचारियों को सरकार ने दोबारा बहाल नहीं किया तो कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होगी। जयेंद्र रमोला ने सरकार से 4 धाम यात्रा के तहत बनाए जाने वाला स्थायी अस्पताल के मद्देनजर डीआरडीओ के अस्पताल के ही 4 धाम यात्रा में शामिल करने की सलाह दी है। डीआरडीओ के द्वारा एक अस्पताल कोविड काल में बनाया गया था पिछले वर्ष, जिसमें लगभग 150 के आसपास नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी और इनको बिना पूर्व नोटिस के 31 मार्च को हटाया गया। जिस तरह से इन्होंने बताया, जिस तरह से इनकी बात हुई, आज पिछले कुछ दिनों से धरने पर हैं और धरने के बाद आज इन्होंने त्रिवेणी घाट पर एक कैंडल मार्च के थ्रू प्रदर्शन करने का काम किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का, एक नारे के साथ कि कोरोना में हम खड़े थे, आज हमारे साथ कौन खड़ा है। जहां सरकार एक और रोजगार देने की बात करती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, वहीं सरकार लगे लगाए रोजगार को खराब करने का काम कर रही है। तो चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का, जहां पर कांग्रेस नेता पर हुआ हमले के मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है और इसको लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीओ और कोतवाल के ट्रांसफर की मांग को लेकर किक्षा कोतवाली में धरना दिया है। कुछ बदमाशों ने कांग्रेस नेता पर एक दिन पहले दिन दहाड़े हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी हालत अब भी नाजुक बताई जा रही। किक्षा के रोडवेज चौराहे पर दिन दहाड़े कांग्रेस नेता और बड़ा सोसाइटी के चेयरमैन गुलशन सिंधी पर हमला कर दिया गया था, इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमले में दोनों पैर टूट गए हैं, जिसके विरोध में कांग्रेसी कोतवाली पहुंच गए और उन्होंने उक्त हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की थी। हमले के विरोध में आज फिर स्थानीय विधायक तिलक राज बहेड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता, व्यापारी और समाजसेवी किक्षा कोतवाली पहुंचे। उन्होंने गुलशन सिंधी पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने के साथ ही सीओ और कोतवाल को हटाने की मांग की है। हम घूम रहे हैं, मेरे भाई के ऊपर रोडेज बस स्टैंड के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। 15-20 लोगों ने घेर कर चुनावी रंजिश के तहत उनको बहुत बुरी तरीके से मारा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। यह पूर्व में हम लोगों को धमकी दी गई थी, जिसकी तहरीर कोतवाल में भी दी गई थी कि 15 तारीख के बाद, चुनाव के बाद आपके हम हाथ पैर तोड़ देंगे। ये उसी का नतीजा है। प्रशासन सुस्त है, प्रशासन पार्टी के नेता गुलशन सिंधी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कौन लोग मारने वाले हैं, दोनों टांगें तोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए, कमर तोड़ दी गई और लगातार हमला। आज 2 घंटे से वो अस्पताल में जूझ रहा, कोई देखने तक नहीं गया अधिकारी, न सीओ, न कोतवाल, न एसपी, कोई गया ही नहीं देखने। इससे बड़ी दर्दनाक घटना क्या हो सकती है? कोई अधिकारी देखने तक नहीं जा रहा। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? मैं बैठा हूँ धरने पे और जब तक इन अधिकारियों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, मैं बैठूँगा। और मैं कल सुबह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूँगा, चाहे मेरे कितना भी स्वास्थ्य। आज दोपहर के बाद गुलशन सिंधी पे रोडवेज वर्कशॉप के अंदर हमला किया गया, जिससे वो घायल हो गए। उनको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया और उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मारपीट देने के तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज उठाए जाएंगे, गाड़ी का नंबर दिया, उसकी लोकेशन तलाशेंगे और लोकेशन के हिसाब से शीघ्र से शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतनी देर हो गई है कि कोतवाल साहब चौराहे से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सीओ साहब अभी तक नहीं पहुँच पाए यहाँ पर, और एक बंदा जिंदगी में जूझ रहा है, मृत्यु में जिंदगी में जूझ रहा है, और उसके बावजूद वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। पूरा किच्छा यहाँ पहुँच चुका है। आप देख लीजिए, शय है किसी ना किसी की, सत्ता के दबाव में काम हो रहा है। खैर,
तो उधम सिंह नगर में खचीमा के मेला घाट बंदा क्षेत्र में किसानों की गन्ने की फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है। किसानों ने स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी से पानी निकासी कराए जाने की मदद की गुहार लगाई है। वहीं किसानों का कहना है कि हमको भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी ने बताया कि मेला घाट बंदा क्षेत्र में किसानों की फसल में जलभराव हो गया है। जल निकासी कराए जाने को लेकर फोन पर उपजिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई है और उन्हें आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द पानी की निकासी कराएं, जिससे किसानों की फसल को खराब होने से बचाया जा सके। कुछ खड़ा गन्ना है जिसमें असमय पानी भर दिया गया है और पानी भरने से हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। शौचालयों में तक पानी घुस गया है, जिससे कि बच्चों को बाहर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं या शौचालय करने में दिक्कतें हो रही हैं। शौचालय में पानी भर जाने के कारण सांप वगैरह वगैरह पानी के अन्य जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह घर में घुस जा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम माननीय विधायक जी को बुलाए ताकि हमारी समस्या का निदान। और आज यहाँ आए हैं तो जो डैम था इसे ये सूखी नहर से भरते, तो सूखी नहर को खनन में इन्होंने दे रखा, तो ये 22 पुल की नहर से भर रहे हैं। तो उससे जो है कि जो हमारे किसान है ओवरफ्लो होकर सारा जो है किसानों का जो गन्ना है उस पर पानी चला गया है। इसकी दूरभाष पे सूचना मैंने SC कैनाल बरेली, SDO कैनाल खटीमा, SDM खटीमा, जिलाधिकारी खटीमा सभी से दूरभाष पर बात करी है और सबने ये कहा है कि हम इसको रोकते हैं। और मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड प्रशासन की संवेदनहीनता है कि जो किसान 6 महीने से फसल तैयार करता है, उसकी फसल तैयार होती है, उस समय ये पानी भरकर जो किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये जो है कि इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को दिखाता है। अगर आज ये लोग नहीं तो वहीं पशु मांस का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन पशु मांस को इधर उधर फेंके जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उधम सिंह नगर के जसपुर NH 74 पर सामने आया है, जहां पर भगवंतपुर चौराहे के पास सड़क किनारे भारी मात्रा में पशु मांस को फेंका जा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति को सड़क किनारे पशु मांस फेंकते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ और बूचड़ खानों को बंद करने की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने मांस फेंकने वाले शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामला दिख रहा है कि अवैध बूचड़ खाने जसपुर में चल रहे हैं। यूपी के अंदर पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर सब बंद हो गए हैं, तो अब जसपुर में चलने लगे हैं। यहाँ से सप्लाई हो रहा है मीट जगह जगह, घर घर में बूचड़ खाने बन गए हैं। अब कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ का जो LIU है, खुफिया तंत्र है, सब फेल है। यहाँ पर जो चौकी है उससे कहीं ना कहीं मिलीभगत नज़र आ रही है, जिसमें व्यापक तरीके से कार्य हो रहे हैं। तो ये प्रथम दृश्यता बिल्कुल गौ हत्या का मामला है और इस पर कार्रवाई कराने की हमारी मांग है। उच्च अधिकारी आ रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। ये काफ़ी टाइम से ये प्रक्रिया चल रही है इनकी, और इनको कम से कम 4 से 5 बार यहाँ के जो फिजिकल बच्चे पास मतलब दौड़ रहे हैं, उन्होंने कई बार इनको टोका, मना किया, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं माने। और आज इनको मौके पर पकड़ा और पकड़ने के बाद इनकी गाड़ी की चाबी निकाल कर तब ये फ़ोन किया गया। हाँ, पुलिस को सौंप दिया गया है और जो कार्रवाई हम चाहते हैं कार्रवाई हो उनके खिलाफ, और जो इस काम को कर रहे हैं बिल्कुल बंद होना चाहिए। पशु का जो पेट का जो कचरा होता है, आंतें वगैरह इस तरह से उसमें उसको कैरी कर रहा था डिस्ट्रॉय करने के लिए, कहीं फेंकने के लिए। तो इसमें सूचना मिली कि इसमें ये अवैध मांस है या कुछ इस तरह का। तो इसमें कुछ लोग भी एकत्रित हुए और उनके द्वारा जो आपत्ति जाहिर की गई। तो यहाँ पर पुलिस बल पहुँचा, तो हमने वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर को बुला लिया है और उसमें अभी जांच। तो वह बेलकेदार पौड़ी रोड की हालत खस्ताहाल हो गई है। यहाँ सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों का न्योता दे रहे हैं। तो इन गड्ढों में अक्सर वाहन चालक और पैदल चलने वाले हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। बता दें कि सड़क जिला मुख्यालय पौड़ी से जोड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोट ब्लॉक के 50 से अधिक गाँव इस मार्ग से श्रीनगर पौड़ी पहुँचते हैं, जिस कारण इस सड़क का महत्व और भी बढ़ जाता है।
मगर सड़क खस्ताहाल होने के कारण ये रास्ता लोगों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रेलवे विभाग के बड़े बड़े ट्रक और हैवी मशीनें जाती हैं, जिसके कारण इस रोड की ऐसी हालत हो गई है। दिन भर यहाँ से पहले तो धूल के ऊपर उड़ता है। वहीं पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंगड़े का कहना है कि रेलवे को आदेशित करने जा रहे हैं कि सड़क को ठीक किया जाए। साथ ही अगर सड़क से धूल उड़ती है तो वहां पानी के टैंकरों से छिड़काव करें। दोबारा यहाँ पर आए हैं इस सड़क की सुध लेने के लिए। ये सड़क जो है कीर्तिनगर से खंदूखाल मार्ग जो है लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और ये बहुत बढ़िया पहले यहाँ पर पेंटिंग थी, अच्छा मार्ग था और कोई धूल नहीं थी। लेकिन जब से यहाँ पर रेलवे का काम शुरू हुआ है, L&T इनकी सहायक कंपनी है, अन्य भी है, इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े ट्रॉले यहाँ से जाते हैं, दिन रात जाते हैं। रेलवे विभाग द्वारा रेलवे कंट्रोल विभाग द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। उसमें हमारा क्या नाम है लगा गाँव और जनासु प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें रोड में जो भारी वाहन चल रहे हैं, भारी मशीनें चल रही हैं, उससे सारी रोड का नाश हो गया और जगह जगह गड्ढे हो गए, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो भैया वाले कई बार चोटिल हो चुके हैं। मैंने कल इस तो अब उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।